तो क्या है ना, May 23 वालों को हम ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए बैक टू बैक एग्जाम में जितने भी दिन बचे हैं आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे ही। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको स्टार्टअप फाइनेंस के ऊपर डाला था, राइट? वहां पे एक प्लेलिस्ट का लिंक टैग कर लेंगे, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप सारे एसएफएम के थ्योरी लेक्चर्स एक्सेस कर पाएंगे, सारे रिविजन एक्सेस कर पाएंगे। फर्स्ट वीडियो था स्टार्टअप फाइनेंस को लेकर, आज का वीडियो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक विच इज सिक्योरिटाइजेशन, राइट? तो फिर से बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए सर कि एसएफएम में थ्योरी वीडियो का, थ्योरी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस कितना है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि सर 20% ऑफ एग्जाम पेपर विल बी थ्योरी, और उसमें से भी स्पेसिफिकली वो 5 चैप्टर्स जिसमें से थ्योरी पूछी जाती है। इसीलिए वीडियो आप सभी के सामने, सर प्लीज देख लो। सबसे पहले जान लो इन नोट्स के बारे में। सर ये नोट्स फ्रीली डाउनलोडेबल है, या तो टेलीग्राम चैनल से या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट से, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड, सर ये नोट्स का पूरा जो लैंग्वेज है, पूरा जो कंटेंट है, दैट इज बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूट्स मटेरियल। लेकिन इस नोट से रिलेटेड एक बात प्लीज जान लो, जो है इसके अंदर एनालिसिस दिया गया, राइट? स्टार्टअप फाइनेंस के वीडियो में बताया था, यहाँ भी सर एक सेकंड देख लीजिए, ये वीडियो हम बना चुके हैं, देख चुके हैं, राइट? अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सिक्योरिटाइजेशन, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन पर्टिकुलरली देखने को मिल ही रहे हैं, राइट? इसीलिए हमने सर इस बार फोकस किया है सिक्योरिटाइजेशन। बहुत ही क्विक मैनर में, बहुत ही क्विक मैनर में हम ये पूरा रिविजन कंप्लीट कर देने वाले हैं। उसके पहले एक और चीज बता दूं, इस बुक को रीड करने के पहले इससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन से जरूर देख लेना, जिसमें ये भी बताया कि यार ये थ्योरी चैप्टर्स को किस सीक्वेंस में, किस प्रायोरिटी में करना हमें चाहिए, राइट? सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर पे चल रहे हैं सर, और सिक्योरिटाइजेशन पर अगेन जाने से पहले बताऊं, वैसे तो ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है यार स्पेसिफिकली एग्जाम पर्पस के लिए, मतलब बहुत क्रिस्प मैनर में अगर कुछ सुन के याद रखना हो ना, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। लेकिन एक बात बताऊं, सिक्योरिटाइजेशन पर्टिकुलरली वो चैप्टर है जिसमें सर कुछ कॉन्सेप्ट्स भी है, राइट? किसी स्टूडेंट को अगर वो पूरा प्रोसेस नहीं पता ना, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए काम करते हैं, सबसे पहले एक बार आपको एक ब्रॉडली कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अलाउ मी अ मिनट, एक बार लेट मी कम टू द राइट प्लेस, ठीक है? जी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के बाद सिक्योरिटाइजेशन का चैप्टर आप सभी के सामने। यस, ये जो नोट सर आप देख रहे हो ना, एक्चुअल में मेरे सीएफए के नोट्स है, लेकिन वहां भी सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में, वहीं से हम लोग चीजें पिक कर रहे हैं। ध्यान से देखना, प्रोसेस बहुत सिंपल। सर एक बैंक है, बैंक का बैलेंस शीट इमेजिन करना, जिसके पास लाइबिलिटी और एसेट्स होता है। बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या होता है सर? उसका खुद का इक्विटी, उसका खुद का डेट। और बैंक के लिए लाइबिलिटी हो जाता है जिसने अपने जैसे लोगों से बहुत सारे एफडीज, सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं। हमारे लिए वो एसेट्स है, बैंक के लिए लाइबिलिटी। बैंक स्पेशली इन सेविंग बैंक अकाउंट और एफडीज को क्या करता है, अलग अलग एसेट्स, अलग अलग लोगों को लोन देने में यूज करता है, राइट? उस पैसे को बैंक कार लोन देता है, होम लोन देता है, क्रेडिट कार्ड लोन देता है, अलग अलग लोन्स देता है। इस वजह से क्या हुआ कि बैंक का ये जो पैसा था, जो हमने बैंक को दिया था, जो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, वो इन एसेट्स में जाकर अब ब्लॉक हो गया। मतलब बैंक अगर हम चाहे कि यार मैं और लोन दे दूं लोगों को, तो प्रॉब्लम है कि पैसा ही नहीं है। पैसा कहाँ से लाएंगे और लोन देने के लिए? एक कस्टमर आ रहा है, मुझे होम लोन चाहिए, लेकिन बैंक के पास पैसा नहीं है। इसीलिए बैंक बोलता है अब मैं क्या करूं? तो बैंक बोलता है क्यों ना यार मैं अपने इन एसेट्स को बेच दूं, राइट? और वापस जो पैसा आया उससे फर्दर लोन दे दूं। लेकिन एक बात बताना, ये एसेट्स को बेच सकते हो क्या? कोई मार्केट है क्या जहां टीसीएस का शेयर है? कोई गोल्ड है क्या जहां इजीली खरीदा बेचा जा सकता है? टीसीएस का शेयर होगा तो स्टॉक एक्सचेंज पे बेच दो, कि गोल्ड होगा तो गोल्ड मार्केट में ले जाकर बेच दो, कि इसका कोई प्रॉपर मार्केट है क्या? नहीं। इसलिए हम बोल रहे हैं ये जो फाइनेंशियल एसेट्स है ना, ये जो फाइनेंशियल एसेट्स है, इल लिक्विड है। सर इनको हम एसेट्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में ये जो बोरोअर्स थे ना, जिन्होंने हमसे लोन लिया है बैंक के लिए, तो ये लोग एसेट्स बन गए ना, तो हम उनको इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स बोल रहे हैं। ध्यान से देखना सर, बैंक क्या है? बैंक लोन ओरिजिनेटर है, जिसने लोन दिया। बैंक का एक और नाम है जिसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। बैंक ने इन फाइनेंशियल एसेट्स को क्या करा, एक पर्टिकुलर कंपनी बनाई, एक स्पेशल काम के लिए उस कंपनी को बनाया। इसीलिए उस कंपनी का नाम क्या रखा? स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस एंटिटी। ये स्पेशल पर्पस एंटिटी सर क्या करती है? ध्यान से देखना, ये ऐसा करती है कि बैंक से सारे फाइनेंशियल एसेट्स खरीद लेती है और उसके अगेंस्ट बैंक को रुपया दे देती है। देखो बैंक की लाइफ कितनी सिंपल, बैंक को पैसा मिल गया, बैंक को पैसा मिल गया, जिस पैसे की मदद से बैंक वापस लोगों को लोन दे देगा, करेक्ट? ये बोरोअर्स को कहते हैं हम ऑब्लिगर्स, और ये बैंक को कहते हैं लोन ओरिजिनेटर। सर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्यों बनाया गया? देखो मेरी बात सुनना, स्पेशल पर्पस व्हीकल को बनाया और बोला कि यार सारे फाइनेंशियल एसेट खरीद लो, और इन फाइनेंशियल एसेट को खरीद कर क्या करो? ध्यान से देखना, इन फाइनेंशियल एसेट्स को खरीद के इनको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर दो। सिक्योरिटीज में सर कैसे कन्वर्ट करेंगे? रियल वर्ल्ड में बोलो ना, हमने तो किसी को लोन दिया, वो सिक्योरिटी में कैसे कन्वर्ट होगा? अरे ऐसे लिटरली कन्वर्ट नहीं करना, प्लीज ध्यान से सुनो। ये एसपीवी क्या करेगा? एसपीवी इन्वेस्टर्स के पास जाएगा,
इन्वेस्टर्स के पास जाके जैसे कंपनी सिक्योरिटी इक्विटी शेयर इशू करती है ना, डिबेंचर इशू करती है ना, वैसे ही कुछ सिक्योरिटी इशू कर देगा सर। ये सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोग उनको पैसा दे देंगे और इसी पैसे को एक एसपीवी जाकर बैंक को दे देगा। मतलब प्रोसेस समझी क्या? बैंक ने फिक्स्ड एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स खरीदे, राइट, जो इलिक्विड थे, उन एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी इशू करी, सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो पैसा मिला बैंक एसपीवी ने जाके उस बैंक को दे दिया। सर ये सिक्योरिटीज क्या बताती है? इन सिक्योरिटीज को कहते हैं एवरीवन एसेट बैक्ड सिक्योरिटी। क्योंकि ये जो सिक्योरिटी है ना, ये इन इन्वेस्टर्स को क्या दे रही है? देखो, जब आप इक्विटी शेयर करते हो तो वो इक्विटी शेयर आपको क्या दे रहा है? कंपनी के प्रॉफिट्स में, राइट, कंपनी के डिविडेंड में, राइट, कंपनी के एसेट्स में, राइट, राइट। सिमिलरली ये सिक्योरिटीज जो इन इन्वेस्टर्स ने खरीदी है, सिक्योरिटीज क्या दे रही है? ये सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर राइट दे रही है। मतलब इन फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर जो भी हमें कैश फ्लोज रिसीव होंगे, मतलब आपने इन लोगों को लोन दिया, तो डू यू अग्री ये लोग एक पॉइंट के बाद तो हमें वो लोन रीपे करेंगे ना, इनफैक्ट रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट भी देंगे। तो इन फाइनेंशियल एसेट से अब जो भी लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आएगा, उस पे बैंक का कोई राइट नहीं है, क्योंकि बैंक तो वो एसपीवी को बेच चुका है उस एसेट को। अब एसपीवी को जब वो पैसा मिलेगा, एसपीवी क्या करेगा? उन इन्वेस्टर्स को वो पैसा देने लग जाएगा, राइट। मतलब इन सिक्योरिटीज की अगर मैं बात करूं, ये जो एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, इनकी अगर मैं बात करूं, तो इन दीज सिक्योरिटीज आर बैक्ड अप बाय व्हाट? दे आर बैक्ड अप बाय दीज फाइनेंशियल एसेट्स व्हिच वर इलिक्विड एंड विच आर लिक्विड। लेकिन अब इन फाइनेंशियल एसेट्स की बैकिंग इन सिक्योरिटीज से हो गई, तो पता है क्या हुआ? सिक्योरिटीज तो इजीली खरीद बेच सकते हैं ना, सिक्योरिटीज ये इन्वेस्टर्स आपस में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये इलिक्विड एसेट्स के अगेंस्ट जब बैंक को पैसा मिला, तो वो एसेट्स लिक्विड बन गए। सर पैसा कैसे मिला? क्योंकि सिक्योरिटी इशू की गई तो उससे पैसा मिल गया। इस प्रोसेस को कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन, जिसका इंटेंट था इलिक्विड फाइनेंशियल को एसेट्स को कन्वर्ट करके लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज बनाना। प्लीज, अगर आपको ये प्रोसेस क्लियर है तो इससे रिलेटेड और बातें जान लीजिए। सर पहली बात ये सर, टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। बैंक हो गया लोन ओरिजिनेटर, क्योंकि यहां से था। बोरोअर्स जिन्होंने लोन लिया उसका नाम हो गया ओब्लाइगर्स। ऑब्लिगर्स ये हो गए एसपीवी। एसपी एक एंटिटी जो पर्पसफुली क्रिएट की गई इन फाइनेंशियल एसेट, जिसके अगेंस्ट आप सिक्योरिटीज इशू कर दिए, एंड दीज सिक्योरिटीज आर बैक्ड बाय दीज लोन्स। इसीलिए इन सिक्योरिटीज को आप कहते हैं, इसीलिए इन फाइनेंशियल एसेट्स को आप कहते हैं सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स, राइट, क्योंकि अब सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। इन सिक्योरिटीज को कहा जाता है एसेट बैक्ड सिक्योरिटी, और इन लोगों को जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको कहा जाता है इन्वेस्टर्स। आपको अगर ये प्रोसेस क्लियर है तो अब हम जा सकते हैं टू द बुक टू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग। सर थ्योरी बुक में जाना पड़ेगा, और एट द सेम टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा? ये डायग्राम भी खोल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, उस बुक में से आप बहुत सारी चीजें रिलेट शायद ना कर पाए, है ना। तो एक काम करते हैं, आते हैं बुक में, डायग्राम्स में से काफी सारी चीजें रिलेट करना है। सर बोल रहे कंसेप्ट बताओ, मैकेनिज्म बताओ, तो सर फ्रेंकली बोलूं, वन सेकेंड, अलाउ मी। जी सर, देखना, तो अब कंसेप्ट और मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं सर। फर्स्ट टॉपिक ऑफ द थियरी, चैप्टर सिक्योरिटाइजेशन। अभी जो आपने पूरा समझा ना सर, वो कंसेप्ट और उसका मैकेनिज्म ही तो ना, ये चीज कैसे काम करती है। तो अगर आपको वो फ्लो क्लियर है तो अब जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो बहुत जल्दी समझ में आने वाले हैं। सर फर्स्ट पॉइंट ये क्या बोल रहे हैं मैकेनिज्म में? क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स। अभी एक बैंक के साइड से इमेजिन करो सर, बैंक के पास तो एक थोड़ी ना 100 बंदे जिसको होम लोन दिया है, 1000 बंदे जिनको कार लोन दिया है, 1 लाख बंदे जिसको क्रेडिट कार्ड लोन दिया, करेक्ट। उन सारे एसेट्स को पूल करते हैं, इसलिए हमने बोला क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स। ये पूल ऑफ एसेट्स कौन करता है? सर ओरिजिनेटर बोलने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ओरिजिनेटर कौन है, राइट। वो कैसे पूलिंग करता है? सर सारे सिमिलर नेचर की पूलिंग कर देता है। फॉर एग्जांपल सारे होम लोन की पूलिंग कर देता है, सारे कार लोन की पूलिंग कर देता है। इनफैक्ट उसमें भी वो ब्रेकअप कर सकता है, बोलता है होम लोन की पूलिंग करते हैं, लेकिन होम लोन में भी जो 10 साल से कम वाले उनकी अलग पूलिंग करते हैं, जो 30 साल से ज्यादा है उनकी अलग पूलिंग करते हैं, करेक्ट। ये हो गया क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट। किसने किया? ओरिजिनेटर ने। उसके बाद उस पूल ऑफ एसेट को ट्रांसफर कर देता है, बेच देता है, किसको? एसपी को। सर एसपीबी को जब बेचेगा तो उसके अगेंस्ट क्या मिलेगा? कंसिडरेशन। एसपीबी वो एंटिटी है जो स्पेशली इसी पर्पस के लिए बनी है।
सर एसपीवी क्या करता है, उसके अगेंस्ट करता है सेल ऑफ सिक्योरिटाइज्ड पेपर। वो जो सिक्योरिटीज है ना, जिसको एसिड बैक्ड सिक्योरिटीज कह रहे हैं, उस पेपर्स उनका नाम रखा सिक्योरिटाइज्ड पेपर, उनका सेलिंग करता है ना। देखो, दे डिजाइन इंस्ट्रूमेंट्स मार्केटेबल सिक्योरिटी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट, रिस्क, टेन्योर ऑफ पूल्ड एसेट्स। अब वो सिक्योरिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है सर, उन पूल ऑफ एसेट्स को, उन इनलिक्विड एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो प्लीज ध्यान से समझना, अगर मैं, है ना, अगर मैं एसपीवी हूँ, राइट, एसपीवी हूँ, और अगर ये सिक्योरिटीज मुझे इशू करनी है, तो डू यू अग्री, इनको इशू करने के पहले इनको डिजाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यार 10 साल की इशू कर रहे हैं, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, प्रिंसिपल इतने इतने टाइम बाद देंगे। और डू यू अग्री, उसका डिजाइनिंग डिपेंड करेगा इन एसेट्स के ऊपर। अगर यहाँ से हमें ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट रेट 8 मिल रहा है, तो डू यू अग्री हम लोग ऑन एन एवरेज फॉर एग्जाम्पल 7.5 दे देंगे, या फिर पूरा 8 पास ऑन कर देंगे। बट वी कैन नॉट कमिट 9 टू द सिक्योरिटीज, क्योंकि ऊपर से मिल ही कम रहा है। तो हमें उन लिक्विड एसेट्स का डिजाइन, हमें उन सिक्योरिटीज का डिजाइन कैसे करना है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट, रिस्क, टेन्योर ऑफ सच एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। सर इसके बाद क्या, अभी समझना प्लीज, एक बार सिक्योरिटी इशू कर दी इन्वेस्टर्स को, तो अभी फिर काम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। सर इन लोगों को थोड़ी ना पता है, बोरोवर्स को, कि हम अभी किसके, मतलब हम किसके एसेट्स हैं। इनको तो यही लग रहा है हमने बैंक से लोन लिया था तो बैंक को उसको रीपे करना है। तो अभी भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लोगों को नोटिस भेजना, लोगों से पैसा रिकवर करना, लोगों से पूरा डीलिंग अभी भी कौन कर रहा है, ऑब्लिगर्स से, है ना। इस पूरे से अभी भी पूरा डीलिंग, इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी लोन ओरिजिनेटर ही कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इज सब कॉन्ट्रैक्टेड बैक टू द ओरिजिनेटर, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आपने एसेट्स खरीद लिए, कौन हो आप, एसपीवी, एसपीवी ने एसेट्स खरीदने के बाद उसको पूरा सब कॉन्ट्रैक्टिंग वापस किसको दे दी, सर ओरिजिनेटर को, जो क्या करेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट करेक्ट करेगा। नाउ सर रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। सर हाँ, अगर ये कर दिया तो पता नहीं चलता है कि बैड डेट की रिस्क कौन बेयर करेगा। मतलब अगर इसमें से अगर ये ब्लू वाले बंदे ने पैसा नहीं दिया, तो सर वो लॉस इसका है या इसका है, सर ये डिपेंड करता है। अगर रिकोर्स फॉर्म ऑफ ट्रांसफर है, तो उसमें क्या होता है सर, उसका लॉस बेयर करने वाला होगा ओरिजिनेटर, राइट। और अगर नॉन रिकोर्स है, मतलब एसपीवी को लॉस बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, ये बात पर्टिकुलरली किसी और टॉपिक में आगे लिखने को हमें मिलेगी, किस जगह, 1 सेकेंड, अलाउ मी अ मिनट, आपको बता देता हूँ सो दैट आपको लेटर ऑन वो चीज। देखो, टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, अगर नॉन रिकोर्स बेसिस है, तो रिस्क किसको है, एसपीवी को है, एसपीवी को है। ये बात यहाँ नहीं, मल्टीपल टाइम्स और जगह आएगी, तो हम उसको देख लेंगे, है ना। अभी के लिए कितना ध्यान रखना है सर, अगर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ये ट्रांसफर ऑफ एसेट्स रिकोर्स बेसिस पे हुआ था, मतलब अगर किसी बंदे ने डिफॉल्ट कर भी दिया ना, तो एसपीवी रिस्क नहीं बेयर करेगा। एसपी बोलेगा देखो मुझे उससे पैसा नहीं मिला, तो अब ये पैसा मुझे आप दो, क्योंकि मैंने एसेट्स आपसे ही खरीदे हैं, राइट। और अगर ये नॉन रिकोर्स होगा, तो लोन ओरिजिनेटर बोलेगा हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जो पैसा गया वो गया, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ठीक है। ये बात आपको कन्वे करना थी। तो यही बात ये कहना चाह रहे हैं कि रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, मतलब हमारा इन सिक्योरिटी का परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है सर, डिपेंड करता है एसेट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये एसेट्स टाइमली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो सिक्योरिटीज टाइमली पे करेगी। अगर ये एसेट्स प्रिंसिपल रीपे कर रहे हैं, तो सिक्योरिटीज करेगी। अगर ये एसेट्स डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी पे भी डिफॉल्ट करना ही पड़ेगा, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा। बट वी कांट डू एनीथिंग, दिस इज द नेचर ऑफ सिक्योरिटी, करेक्ट। और सर रिकोर्स नॉन रिकोर्स बाद में समझेंगे। रीपेमेंट ऑफ फंड, सर एसपीवी इन लोगों को, अभी तो पूरे टाइम चलती रही चीज है, इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल मिलते रहे, एसेट्स, इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता रहा। अभी समझो इन लोगों का लोन का मैच्योरिटी आ गया, है ना, साथ में इन सिक्योरिटीज का भी मैच्योरिटी आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी का डिजाइनिंग ही तो लोन के बेसिस पे हुआ था। तो जब भी मैच्योरिटी होगा, फाइनल एंड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट प्रिंसिपल का रीपेमेंट इन इन्वेस्टर्स को कर दिया जाएगा। सर इसका पैसा कहाँ से आएगा, यार ये लोग पैसा देंगे ना, यहाँ से ऐसे करके पैसा नीचे ट्रेवल करेगा। कूल, ये बात थी सर रीपेमेंट ऑफ फंड। और इसके अलावा है सर क्रेडिट रेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट, जिसका डिस्कशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सर ओवरऑल इस पूरी प्रोसेस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, ओवरऑल इस पूरी प्रोसेस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, तो सर सबसे पहले 3 प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स बोले जाते हैं। तो हेडिंग देखना, पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस, सर 2 हेडिंग है, प्राइमरी पार्टिसिपेंट, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट। सुपर हाई चांस है कि इंस्टीट्यूट इंडिविजुअल क्वेश्चन ही पूछेगा, वो सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं बोलेगा, वो प्राइमरी बोलेगा, सेकेंडरी बोलेगा, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट तो बहुत बड़ा आंसर हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सर अगर वो प्राइमरी बोल रहा है, तो देखो प्राइमरी तो वो 3 लोग जो आपके सामने बिल्कुल दिख रहे हैं। पहला बंदा है सर ये बैंक, 3 लोग ध्यान से देखना। सर पहली पार्टी है बैंक,
जिसको बोल रहे हैं ओरिजिनेटर, दूसरी पार्टी है एसपीवी और तीसरी पार्टी है इन्वेस्टर्स। ये तीन लोग प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स आपकी आंखों के सामने। ये डायग्राम बनाने का इंटेंशन ही था कि मगध का पूरा केस ही हट जाए, तो प्लीज ध्यान से देखना सर, ध्यान से देखना सर। ओरिजिनेटर कौन होता है? ओरिजिनेटर होता है जो इनिशिएटर होता है सिक्योरिटाइजेशन का, कि उसको क्या करना था, उसको इलिक्विड एसेट्स को सेल करके लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो सर वो ही सेल्स द फाइनेंशियल एसेट, रिसीव द फंड फ्रॉम एसपीवी, वो लीगल बेनिफिशियल सारे राइट ट्रांसफर कर देता है रिलेटेड टू दैट एसेट। सर एसपीवी का काम क्या है? सर वो स्पेशली बना ही इसलिए था, मतलब मैं बताऊं कि इसको इस पॉइंट का आंसर आपको मगअप नहीं करना है। जो आपने इधर समझा है ना, जो आपने इधर चीजें समझी है उसको वर्ड्स में बना के बोल दो बस। तो बोल दो कि सर एसपीवी क्रिएट ही स्पेशली इस पर्पस के लिए हुआ था। किस पर्पस के लिए? टू कन्वर्ट इलिक्विड एसेट्स टू मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये क्या करेगा एसपीवी? सर ये फाइनेंशियल एसेट्स खरीदेगा जिसको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके इश्यू कर देगा, राइट, और इसका पैसा ओरिजिनेटर को पे कर देगा। ये एसपीवी है। सर इन्वेस्टर कौन है? सर इन्वेस्टर वो है जिन्होंने उन सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स को खरीदा है। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एसिड बैक्ड सिक्योरिटी, मैंने आपको टर्मिनोलॉजी गलत बता दिया। गलत इन द सेंस वो टर्मिनोलॉजी सीएफए में है, जेन्युइन है, लेकिन वो सीएफए में सीएमए नहीं है। सीएफए में एसिड बैक्ड सिक्योरिटीज की जगह सिक्योरिटाइज्ड पेपर वर्ड यूज किया है, तो प्लीज हम भी हर बार यही करेंगे, राइट। सिक्योरिटाइज्ड पेपर का बायर जो होता है वो होता है इन्वेस्टर। सर इन्वेस्टर कौन हो सकता है? वो एक हम भी हो सकते हैं इंडिविजुअल, या फिर वो एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है, जैसे कि कोई बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी, राइट। सर ये जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, ये आज इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें इनको फ्यूचर में रिडम्पशन पे पैसा मिलता है और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के फॉर्म में पैसा, इंटरेस्ट के फॉर्म में भी पैसा मिलता चला जाता है। दिस इज द रोल ऑफ प्राइमरी इन्वेस्टर। मतलब कितना इजी आंसर, तीनों को इमेजिन करना और सोचना वो तीनों क्या कर रहे हैं, बस वो लिख देना। सर सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स को ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मैंने प्रोसेस बताई इसमें बहुत कम सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स कवर हुए हैं। सर पहला सेकेंडरी पार्टिसिपेंट है ऑब्लिगर। सर ऑब्लिगर वो बंदा है जिसने लोन लिया, ही इज द मेन सोर्स ऑफ द होल प्रोसेस, राइट। मतलब प्लीज समझना, अ, 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 ये वो बंदा है, मतलब ओरिजिनेटर की बैलेंस शीट में, ओरिजिनेटर की बैलेंस शीट में ये जो एसेट्स दिख रहे थे ना लोन के फॉर्म में, वो एसेट्स इस ऑब्लिगर के वजह से ही तो क्रिएट हुए हैं, राइट। तो ये जो अमाउंट ड्यू है ऑब्लिगर से, राइट, इसी को तो ट्रांसफर किया जाता है एसपीवी को, राइट। तो पूरे सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस का मतलब स्टार्ट पॉइंट का है ये बंदा है ऑब्लिगर। सर रेटिंग एजेंसी, अब प्लीज बताना। सर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में क्रिसिल और भी बहुत सारी कंपनीज है जो किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट को क्रेडिट रेटिंग देती है, राइट। जैसे अभी आपने अगर न्यूज में देखा था कि अदानी की क्रेडिट रेटिंग फॉल हुई थी, तो वो न्यूज में आया था कि वो रेटिंग एजेंसीज ने उसको डिग्रेड किया था, डाउनग्रेड किया था। तो भाई इन्वेस्टर को ट्रस्ट कैसे आएगा कि जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका लेवल क्या है, वो कितनी सिक्योर है, वो कितनी सेफ है, उसके जो एसेट्स हैं बैक्ड, वो जो एसेट्स इन सिक्योरिटीज की बैकिंग कर रहे हैं वो एसेट्स कितने अच्छे हैं, उनकी क्रेडिट रेटिंग्स क्या है, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बताती कि यार इन सिक्योरिटी को रेटिंग्स कैसा दिया जाए। सेकंड सर, तो प्लीज पढ़ के भी देख लेते हैं। Since the character based on pool of assets, the assets have to be assessed in terms of credit quality. उनका credit quality कैसा है, right? Receiving and paying agent, सर ध्यान से देखना, assets तो आपके पास है, right? लेकिन कोई तो बंदा चाहिए ना ऊपर जो इंश्योर करेगा कि यार इनसे टाइमली पैसा रिसीव हो जाए, इनको टाइमली नोटिस दे दिए जाए, व्हेनेवर अगर डिफॉल्ट का प्रॉब्लम है तो वो भी इनको नोटिस से देकर रिकवर कर लिया जाए। नॉर्मली रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट का काम किसको दे दिया जाता है? लोन ओरिजिनेटर को ही, उस ओरिजिनल बैंक को ही। दिस इज रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो जाता है। सर क्रेडिट एनहांसर, प्लीज ध्यान से देखना। एज एन इन्वेस्टर आपको लग रहा है कि यार इन सिक्योरिटीज में तो बहुत रिस्क है, इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत कम है, तो एसपीवी क्या करता है? एसपीवी जाता है बैंक के पास, बैंक को बोलता है कि यार बैंक प्लीज एक गारंटी दे दो ना, बैंक गारंटी दे दो ना। गारंटी ये दे दो कि यार ये सिक्योरिटीज जो मैंने इशू की है, जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टर से पैसा लिया है, इन लोगों को पैसा रीपे करना है। इस बात की गारंटी दे दो कि अगर मैं रीपे नहीं कर पाया तो आप करोगे। बैंक का तो बिजनेस है ना बैंक गारंटी देने का। अगर बैंक ने वो बैंक गारंटी दे दी तो इन्वेस्टर को ट्रस्ट आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो उसका क्रेडिट क्वालिटी एनहांस कर देंगे, राइट। इसीलिए हमने क्या बोला, क्रेडिट एनहांसर सर वो लोग होते हैं जो एडिशनल कंफर्ट दे देते हैं इन्वेस्टर्स को इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट एनहांसमेंट, है ना। वो डायरेक्टली परफॉर्मेंस को, अंडरलाइंग फाइनेंशियल एसेट्स की परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हैं, राइट। और ऐसा क्यों हो रहा है सर, जरूरत क्यों आ रही है? क्योंकि जो इन्वेस्टर है ना वो सीधे एक्सपोज हो चुके हैं। किससे एक्सपोज हो चुके हैं? कि यार जैसे वो फाइनेंशियल एसेट्स परफॉर्म करेंगे
ऐसी सिक्योरिटीज परफॉर्म करेंगी, मतलब हमारी रिस्क सिर्फ सिक्योरिटी तक नहीं है, इन एसेट्स तक है अल्टीमेटली। तो वो बैंक गारंटी बैंक देकर इनका कंफर्ट बिल्ड कर देती है इन्वेस्टर्स का, राइट। कुछ बातें बतानी पड़ रही है क्यों यहाँ नहीं लिखी है, बट आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, राइट। स्ट्रक्चरर, सर एक बात बताओ ना, ये पूरी स्कीम ए टू जेड आप जो देख रहे हो, ये पूरी स्कीम करने के लिए कोई तो एक बंदा चाहिए, कोई तो, क्योंकि बैंक पूरा हेडेक नहीं लेगा, एसपी को तो बैंक खुद बनाता है, इन्वेस्टर तो इन्वॉल्व ही नहीं, उसको सिक्योरिटी खरीदने से मतलब है। तो यार प्लीज बता दूं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं नॉर्मली जो पूरी डील को स्ट्रक्चर करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कौन से एसेट्स को बेचना है, किस रेट में बेचना है, एसपीवी क्रिएट करना, लीगल फॉर्मेलिटी, सिक्योरिटीज इश्यू करना, सब्सक्राइब करवाना, सब कुछ स्ट्रक्चरर का काम है, और अल्टीमेटली एजेंट और ट्रस्टी। हमेशा एक बात बताना, जब भी कोई पूलिंग व्हीकल होता है ना, जैसे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, जब भी कोई पूलिंग व्हीकल होता है एवरीवन, तो वो पूलिंग व्हीकल हमेशा ट्रस्टी की फॉर्म में होता है, जो इन इन्वेस्टर्स के पैसे का ध्यान रखता है, राइट। ये बात आपको बतानी थी। के साथ क्या हुआ हमारा, 1 सेकेंड, हमारा डिस्कशन ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट हो जाता है। द नेक्स्ट डिस्कशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ये सिक्योरिटाइजेशन करके सर क्या मिला, ध्यान से देखना। सर पहले बात तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो गए, मतलब इलिक्विड एसेट्स आप एडिशनल सिक्योरिटीज के फॉर्म में क्रिएट कन्वर्ट कर दिए, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए लोगों को ट्रेड करने के लिए। दूसरा सर अनबंडलिंग एंड बंडलिंग, पहले होती है बंडलिंग। ओरिजिनेटर क्या कर रहा है सर, सारे सिमिलर एसेट्स को बंडल कर रहा है, आपने होम लोन लिया, मैंने होम लोन लिया, हम सबको बंडल कर दिया, किसने, ओरिजिनेटर ने, और बंडल करके किसको दे दिया था, एसपीबी। एसपीबी अनबंडलिंग करेगा, मतलब वो बोलेगा यार एक काम करते हैं, एसेट्स के अगेंस्ट अब छोटी छोटी सिक्योरिटीज इशू करते हैं, क्योंकि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स तो छोटे छोटे अमाउंट में सिक्योरिटीज खरीद पाएंगे ना, राइट। तो उसको कहते हैं अनबंडलिंग, राइट। टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इस पॉइंट को समझना किसके पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, ये टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट बोल रहे हैं ओरिजिनेटर के पर्सपेक्टिव। सर क्यों ऐसा, ऐसा बोल रहे हैं सर कि अगर हमने नॉन रिकोर्स, देखो अभी क्या है, अगर अगर हम नहीं करते सिक्योरिटाइजेशन, तो डू यू अग्री, अगर इनमें से किसी बंदे ने पे नहीं किया तो उसका रिस्क हमारे ऊपर है। लेकिन अगर हमने नॉन रिकोर्स बेसिस पे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, मतलब डू यू अग्री, उससे रिलेटेड रिस्क किसको ट्रांसफर कर दी, एसपीवी। मतलब हमारे लिए तो रिस्क मैनेजमेंट का भी टूल हो गया ना, किसके लिए, लोन ओरिजिनेटर के लिए। तो इन केस द एसेट्स आर सिक्योराइज्ड ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस, देन securitization process act as a risk management because default risk is shifted to SPV। अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, बैंकरप्ट हो गया, तो रिस्क किसके पास, एसपीवी के पास, हम हो गए फ्री, राइट। फिर आता है सर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, तो प्लीज ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस का मतलब, फाइनेंस के वर्ल्ड में स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटी उनको कहते हैं जहां पे आप किसी भी सिक्योरिटी का रिस्क एंड रिटर्न चेंज कर दो, है ना। मतलब सर प्लीज ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात है सर। अभी समझो होम लोन है, होम लोन हमारे पास बहुत सारे लोगों ने हमसे होम लोन लिया था। एक बंदा है जिसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, सिबिल स्कोर अच्छा है, उसने भी होम लोन लिया। एक बंदा है जिसका सिबिल स्कोर कम अच्छा है, कम अच्छी क्रेडिट रेटिंग उस बंदे की, उसने भी होम लोन लिया। किसी ने 10 साल के लिए लिया, किसी ने 30 साल के लिए लिया, किसी ने कमर्शियल लिया, किसी ने रेसिडेंशियल लिया, राइट। ऐसे करके बहुत सारे होम लोन है। तो हम इन होम लोन्स वाले फाइनेंशियल एसेट्स, पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ होम लोन के, एक सिंगल एसेट के ऊपर मल्टीपल वेराइटी ऑफ सिक्योरिटी इशू कर देते हैं। सर वैरायटी ऑफ सिक्योरिटी इशू करते हैं, मतलब समझो 3 सिक्योरिटी इशू करी। पहली सिक्योरिटी में बोला ये वो सिक्योरिटी है जिसमें सिर्फ वही पार्ट, वो होम लोन वाले बंदे, सिर्फ वही बोरोवर्स है, सिर्फ वही ऑब्लिगर्स हैं जिनका सिबिल इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर था, मतलब इनमें सबसे कम रिस्क। सर सेकंड कैटेगरी है जिसमें यहां से यहां तक के सिबिल वाले लोग हैं, मतलब ज्यादा रिस्क। ये कैटेगरी क्रिएट करने का आपको एग्जाम्पल दिया है। सिमिलरली मैं चाहता तो इन होम लोन वाले फाइनेंशियल एसेट्स की जो सिक्योरिटीज जो मैं इशू कर रहा हूँ उसकी फर्दर कैटेगरी बना सकता था, कैसे, हमने बोला ये वो सिक्योरिटी जिसमें सिर्फ वही बंदे जिनका होम लोन अभी सिर्फ 10 साल से कम है। सर ये वो बंदे जो 10 से 20 साल वाले हैं, ये 20 साल से 30 साल वाले हैं। आर यू गेटिंग। ऐसे करके मैं क्या करता हूं, मैं अपनी सिक्योरिटीज की ट्रंचिंग क्रिएट कर सकता हूं। पहले ट्रंचिंग बताऊंगा, फिर स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस बताऊंगा। सर ट्रंचिंग करना मतलब हमने उन इलिक्विड एसेट्स को सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द रिस्क एंड रिटर्न दे कैरी, राइट। मतलब इस होम लोन को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया और उन मल्टीपल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने वाली रेस्पेक्टिव सिक्योरिटीज इशू की। आर यू गेटिंग प्लीज। और इसीलिए इसीलिए इस ट्रंचिंग को अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट से देखो तो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस हो गया ना। क्योंकि सर अगर कोई बंदा है जो बोलता है यार मुझे तो ज्यादा रिस्क चाहिए और रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, तो वो सबसे कम सिबिल वाले में इन्वेस्ट करेगा। अगर कोई बंदा है बोले नहीं यार मेरी तो रिटायरमेंट की एज है, रिस्क नहीं ले सकता हूं मैं, और मुझे रिटर्न भी कम चलेगा क्योंकि कम रिस्क पे तो कम ही रिटर्न मिलता है, वो बोलेंगे कि यार चलो आप एक काम करो सबसे अच्छे सिबिल वाले ट्रंच में इन्वेस्ट कर दो प्लीज।
स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस मतलब होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना कि उसमें पर्टिकुलर रिस्क और रिटर्न की रिक्वायरमेंट्स इन्वेस्टर की मीट हो जाए, और वो काम करते हैं सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू, वो सिक्योरिटाइज्ड पेपर्स। समझा पाया? क्रंचिंग, क्रंचिंग दोस्त, क्रंचिंग बता दिया। होमोजेनिटी सुनना, कहने चाह रहे हैं कि यार एक पर्टिकुलर ट्रंच के अंदर जो भी सिक्योरिटी इशू की जाती है, मतलब समझो ये है ट्रंच ए, ट्रंच बी, ट्रंच सी, सबसे ज्यादा रिस्की, उससे कम रिस्की, उससे भी कम रिस्की, इन पर्टिकुलर ट्रंचेस के अंदर सारे इन्वेस्टर्स का होमोजीनियस ट्रीटमेंट है। मतलब इस पर्टिकुलर बंदे को अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे तो सबको 555 दिया जाएगा। इस पर्टिकुलर बंदे का अगर कुछ प्रिंसिपल रीपे किया तो सबका प्रिंसिपल रीपे कर दिया जाएगा। विद इन द ट्रंच, विद इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटी, सर सब कुछ होमोजीनियस है। इससे क्या फायदा सर? विद इन द ट्रंच, अभी समझ रहे हो, समझो 1 लाख सिक्योरिटीज इशू की गई विद इन द ट्रंच, तो छोटे अमाउंट की सिक्योरिटी ना सब लोग अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी को बाय कर सकते हैं। ये फीचर्स थे सिक्योरिटाइजेशन के। सर ये जो इंस्ट्रूमेंट इश्यू किए जा रहे हैं ना, ये वाले तीनों जो इंस्ट्रूमेंट इश्यू किए जा रहे हैं सर, ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हो सकते हैं? पहले हो सकते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट, नाम से ही देखना। पास थ्रू मतलब इन लोगों से जो पैसा, इन लोगों से जो पैसा हम तक आएगा, हम एज इट इज आपको पास ऑन कर देंगे। अगर इन्होंने इंटरेस्ट दिया हम पास ऑन कर देंगे, नहीं दिया नहीं कर पाएंगे, प्रिंसिपल दिया कर देंगे, जल्दी दे दिया प्रिंसिपल, लोन का प्रीपेमेंट कर दिया तो भी जल्दी पास ऑन कर देंगे, प्रिंसिपल भी नहीं दिया तो नहीं कर पाएंगे, सिंपली पासिंग इट ऑन। मतलब डू यू अग्री? उस केस में इन लोगों का तो क्लियर कट, क्लियर कट इन एसेट्स के ऊपर क्लेम है ना? जैसे आज एक म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर का म्यूचुअल फंड के एसेट्स में क्लेम होता है ना, बिल्कुल वैसा ही क्लेम है। तो प्लीज ध्यान रखना, ओरिजिनेटर ट्रांसफर्स, वन सेकेंड, हाँ वन सेकेंड, ऐसा मत बोलना सर ये क्या खेल रहे हो, वेट। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ सर, कैसा, जैसा कि नाम बोल रहा है पास थ्रू, ओरिजिनेटर ट्रांसफर्स, ओरिजिनेटर पासेस ऑन टू एसपीवी एंटायर रिसीट ऑफ कैश, जो भी उसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के फॉर्म में मिली है, और एसपीवी फर्दर डिस्ट्रीब्यूट्स टू इन्वेस्टर। ओरिजिनेटर ने एसपीवी को दिया, एसपीवी ने इन्वेस्टर्स को दे दिया। मतलब इनका एक डायरेक्ट क्लेम है किसका? इन्वेस्टर्स का, ऑन ऑल द एसेट्स व्हिच आर सिक्योरिटाइज्ड टू एसपीवी, राइट? मतलब उनका प्रोपोर्शनल बेनिफिशियल इंटरेस्ट बोल दे क्या? जैसे मेरे पास समझो, समझो एक एसपीवी ने 10 सिक्योरिटी इशू करी, आपके पास 2 है, मेरे पास 8 है ना? तो मेरा 80% प्रोपोर्शनल बेनिफिट है उन सारे एसेट्स में, क्लेम है उस इंटरेस्ट के ऊपर, उस प्रिंसिपल के ऊपर आपका 20% है। मतलब हम सबका प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट है जैसा म्यूचुअल फंड में होता है, राइट? आई होप मैं कन्वे कर पा रहा हूँ, बहुत क्विक हूँ क्योंकि मेरा इंटेंट यार 30-40 मिनट्स में सब कुछ आप तक पहुंच जाए। 27 तो हो गए, मुझे टेंशन आ रहा है। आइए सर, अगर कोई प्रीपेमेंट है ना तो वो भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सर पे थ्रू सिक्योरिटी, पे थ्रू सिक्योरिटी अनदर कैटेगरी से, ध्यान से देखना। उसमें क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं यार अगर कोई पैसा आ भी गया ना तो जरूरी नहीं है हम पूरा ही पास ऑन करेंगे, हमने एक पर्टिकुलर जो रेट कमिट कर रखा है वो पर्टिकुलर रेट हम आपको पास ऑन कर देंगे। मतलब समझो अगर किसी पार्टी ने प्रीपेमेंट भी कर दिया तो हम क्या करेंगे? उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो उतना ही देना है जितना कमिट किया है। उस पैसे को हम इन्वेस्ट कर देंगे, किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड में डाल देंगे, वहां से फिर इंटरेस्ट आता रहेगा, जब भी आपको ड्यू होगा हम देते चले जाएंगे, राइट? प्लीज ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे हमारी सिक्योरिटीज बैकडअप है उन फाइनेंशियल एसेट से, पर कोई डायरेक्ट क्लेम है क्या कि जैसा आया ऐसा कैसा हमें दो? नहीं। ऐसा है क्या कि इतना आया तो पूरा हमें दो? नहीं। हमारा बैकिंग अप है कि यार अगर, अगर एज एन इन्वेस्टर अगर एसपीवी ने डिफॉल्ट कर दिया तो हमारे पास राइट है, हम उन सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स को, उन इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट को बेच देंगे, बैकिंग अप है। लेकिन डायरेक्ट क्लेम नहीं है कि बस जितना वहां से आया पूरा हमारा है, आपको जितना कमिट किया उसको उतना हम दे देंगे। मतलब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से हमें क्या परमिशन मिल गई? डीसिंक्रोनाइजेशन की। वर्ड समझना, टेक्निकल नहीं है। अभी तक क्या था? चीजें सिंक्रोनाइज्ड थी पास थ्रू में, यहाँ आया यहाँ पास ऑन किया, अभी हम डिसिंक्रोनाइज कर देते हैं। यहां से आया तो जरूरी नहीं पास ऑन होगा, इनके बीच में वो रिलेशनशिप तोड़ दिया, इनके बीच का वो सिंक हटा दिया, दैट इज डिसिंक्रोनाइजेशन बिटवीन टू थिंग्स। सर्विसिंग ऑफ सिक्योरिटीज इशू, मतलब जो नीचे सिक्योरिटी इशू गई है उसमें उसकी सर्विसिंग करना, उनको इंटरेस्ट पे करना, इसका डिसिंक कर दिया किससे? कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब वो ऑब्लिगर ने जो पैसा दिया ना बैंक के थ्रू एसपीबी को, वहां से डिसिंक कर दिया, राइट? मतलब आप सिक्योरिटीज को रिस्ट्रक्चर कर सकते हो डिफरेंट मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग, आपको लोड नहीं है ना? आप 10 साल वाले अलग बना दो, 20 वाले, क्योंकि किसी को जरूरी नहीं है टाइम पे उसी टाइम पैसा देना, राइट?
और ये बता, लास्ट बात बोली जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। थर्ड कैटेगरी ऑफ सर स्ट्रिप्ड सिक्योरिटी, प्लीज ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आप सिक्योरिटीज किस तरीके से इशू करते हो, आप बोलते हो कि यार अब आप इमेजिन करो, हम बोलते हैं सिक्योरिटीज इशू करते हैं टू द इन्वेस्टर, जिसमें हम इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं, दो टाइप ऑफ सिक्योरिटी। एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी जिसका राइट होगा सिर्फ प्रिंसिपल्स पे, मतलब प्लीज समझना, ये बोरोअर्स तो हमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों दे रहे हैं ना, और ये एसपीवी नीचे सबको पास ऑन करना है, पर एसपीवी बोल रहा है कि यार दो टाइप की सिक्योरिटीज बना देते हैं। एक सिक्योरिटी का नाम रखते हैं इंटरेस्ट प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी, और एक है इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी। प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी मतलब वो सिक्योरिटी जिस पे सिर्फ प्रिंसिपल दिया जाएगा। तो आज एक इन्वेस्टर जब उस सिक्योरिटी को खरीदेगा तो वो उतना ही पैसा देगा इस माइंडसेट से कि मुझे इस पे क्या मिलेगा, सिर्फ प्रिंसिपल प्रिंसिपल मिलेगा। और दूसरा सिक्योरिटी सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट वाला, राइट। तो बस यही बेसिक बात थी, बता दी, मतलब फील करना, डिवाइडिंग द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद अंडरलाइंग सिक्योरिटीज इनटू टू और मोर सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी पे जो कैश फ्लो मिलना था ना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का, उनको फर्दर दो दो सिक्योरिटी में ब्रेक कर दिया, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। दिस इज व्हाट द थर्ड टाइप ऑफ सिक्योरिटी इज। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लास्ट लास्ट छोटे छोटे तीन डिस्कशन। सर प्राइसिंग बहुत छोटा है ना, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, आई होप आप हेडिंग्स भी समझते जा रहे हो। ये सिक्योरिटाइजेशन के फीचर्स थे, याद करने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है ना। जहां प्रोसेस है वो इजी है ना, जैसे जहां पार्टिसिपेंट से इजी आप इमेजिन कर सकते हो, हाँ यार ये भी बंदा, ये भी बंदा, ये भी बंदा है पिक्चर में, राइट। जहां प्रोसेस है वहां भी इजी, जैसे फर्स्ट टॉपिक इजी था कि यार इसी तरीके से तो पूरी प्रोसेस होगी, लेकिन जहां कैरेक्टरिस्टिक है ना, फीचर्स है ना, वहां याद रखने पड़ेंगे। टाइप्स भी इजी है, पे थ्रू, पास थ्रू, स्ट्रिप्ड, वो भी इजी है। सर प्राइसिंग भी इजी, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉजिकल है। प्राइसिंग सर दोनों के पर्सपेक्टिव से प्लीज समझना, ये सिक्योरिटीज जो सिक्योरिटाइज पेपर है, ये है इशूअर और ये है सब्सक्राइबर, मतलब जिसने खरीदा, इन्वेस्टर। इसके पर्सपेक्टिव से भी प्राइसिंग है और इसके पर्सपेक्टिव से प्राइसिंग, क्योंकि प्राइस वही होती है जिस पे बायर और सेलर दोनों अग्री कर दे, राइट। तो इन्वेस्टर का तो इजी, सर किस प्राइस पे अग्री करेगा। आपने वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी पढ़ा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कूपन्स एंड रिडम्पशन वैल्यू, वही बात है। वो बोलेगा सर इन्वेस्टर कैसे प्राइस डिटरमाइन करेगा, डिस्काउंटिंग द बेस्ट एस्टिमेट, डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज। कैसे करोगे फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट करके, फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टिमेट करके, एट व्हाट रेट, व्हाटएवर इज द वाईटीएम। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का लॉजिक वोंट गो इनटू द डिटेल। सर ओरिजिनेटर के एंगल में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, समझने की कोशिश करना। बोल रहे हैं यार ओरिजिनेटर के एंगल से क्या बोल रहे हैं, देखो वो बोल रहे हैं कि यार उस प्राइस पे सिक्योरिटीज को इशू किया जाएगा एट विच ओरिजिनेटर इनकर्स एन आउटफ्लो। मतलब समझना कि यार अभी समझो मैं ओरिजिनेटर हूँ, है ना, मतलब अल्टीमेटली डू यू एग्री ओरिजिनेटर इज द क्रिएटर ऑफ एसपीवी। तो अल्टीमेटली सारे डिसीजन तो ओरिजिनेटर के हाथ में ना कि यार किस प्राइस पे इशू किया जाए, क्योंकि कर इशू एसपीवी रे, लेकिन एसपीवी किसको बिलोंग करती है, ओरिजिनेटर को, उसने तो बनाई है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यार ओरिजिनेटर किस प्राइस पे इशू करेगा सिक्योरिटी को। वो बोल रहे हैं यार समझो सिक्योरिटी इशू की गई, है ना, अगर इतने ही अमाउंट का मेरा कोई आउटफ्लो होता, राइट, और उस आउटफ्लो को मुझे ओवर द ईयर्स अमोर्टाइज करना होता, ओवर द ईयर उस आउटफ्लो को पे करना होता, तो इतने प्राइस पे इश्यू करो उन सिक्योरिटीज को कि उन सिक्योरिटीज से जो पैसा आए, उस पैसे को अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं, तो उस इन्वेस्टमेंट्स की मदद से मैं आज के होने वाला आउटफ्लो को मीट कर पाऊं, राइट। तो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना, वो बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी प्राइस्ड एट अ रेट एट विच ओरिजिनेटर हैज टू इनकर आउटफ्लो। समझो आज मैं कोई आउटफ्लो कर रहा हूँ, तो उसमें जो मैंने आउटफ्लो किया ना, उसको समझो सालों में अमोर्टाइज करता हूँ। तो वो अमोर्टाइज आउटफ्लो कैन बी अमोर्टाइज्ड बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट रेज्ड थ्रू सिक्योरिटाइजेशन जो पैसा आया, उस सिक्योरिटाइजेशन के पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके उस इन्वेस्टमेंट की मदद से उस आउटफ्लो को ओवर द टाइम में अमोर्टाइज कर सकता हूं। ये ओरिजिनेटर का एंगल है। समझने में डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, याद कर लो, है ना, कहीं कहीं मैं स्ट्रेट अवे बोल दूंगा, ठीक है। सर बेनिफिट्स, किसके पर्सपेक्टिव से बेनिफिट, सर दो ही तो मेन पार्टी थी, दो ही तो मेन प्राइमरी पार्टिसिपेंट है, एक तो वो ओरिजिनेटर अपना, एक तो अपना ओरिजिनेटर, और दूसरा कौन पार्टी है, नीचे इन्वेस्टर, क्योंकि ये तो बीच की दुकान है जो हमने फालतू में खोल दी है ना। तो सर ओरिजिनेटर को क्या फायदा है, ध्यान से देखना। सर ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, आप प्लीज समझना, ओरिजिनेटर अगर ये एसेट सेल नहीं कर पाता, मतलब इसका पैसा यहाँ ब्लॉक था, अगर इसको फर्दर लोगों को लोन देना है, तो डू यू एग्री फर्दर बोरोइंग करता,
मतलब अब बोरोइंग करे बिना ही इसके पास पैसा आ गया, मतलब एक सेंस में इसने ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग कर ली। सर ऑफ बैलेंस शीट वर्ड क्यों बोल रहे हैं? डू यू अग्री दैट जो इसका पैसा यहाँ ब्लॉक्ड था, अब ये एसेट जा चुके इसके पास से, मतलब ये एसेट्स इसकी बैलेंस शीट में रहे ही नहीं। एसेट्स बेचे, एक सेंस में पैसा मिल गया, फाइनेंसिंग हो गई एसेट्स को हटा के, इसीलिए बोला ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। इट रिलीजेस अ पोर्शन ऑफ कैपिटल विच वाज अदरवाइज ब्लॉक्ड, इससे इसका लिक्विडिटी इंप्रूव हो गया, पैसा मिल गया। सर मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, यार वो बंदा उन लोगों को मैनेज करेगा या फिर अपना लोन देने में फोकस करेगा? वो उसको इंटरेस्ट कमाना है बैंक को, लेकिन वो बैंक उन लोगों में ही अगर इन्वॉल्व हो गया तो परेशान हो जाएगा, उसकी प्रोसेस में परेशान हो जाएगा। तो बोल रहे हैं यार आपने पूरी चीज पास ऑन कर दी एसपीवी को, राइट? आपने एसपीवी को आसपान कर दी, तो आप आपके मेन बिजनेस पे फोकस करो फिर से लोन देने में और इंटरेस्ट अर्न करने में, राइट? इनफैक्ट पता है क्या, अगर नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट है तो बर्डन ऑफ डिफॉल्ट भी शिफ्ट कर दिया, मतलब आपको ये भी लोड नहीं लेना है कि यार कोई एनपीए ना हो जाए, बेड डेट ना हो जाए, वो भी इसका, क्योंकि अगर आपने नॉन रिकोर्स वाला अग्रीमेंट किया है तो, करेक्ट? और फाइनेंशियल रेशियो इंप्रूव हो रहे हैं ना, क्योंकि अदरवाइज आप क्या करते हैं, अगर आपको और लोन देना है तो आप क्या करते, और लोन लेते, मतलब डेट बढ़ जाता, इक्विटी तो वही है, तो रेशियो बिगड़ जाता ना। अगर आपने अभी क्या किया, इन एसेट्स को बेच दिया, नया कैश आ गया, डेट टू इक्विटी मेंटेन है, और नए कैश से आप फर्दर लोन दे दो, राइट? ये होता है रेशियो भी इंप्रूव होना। तो नेक्स्ट बात आती है इन्वेस्टर का क्या फायदा। देखो इन्वेस्टर को मिल रहा है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब क्या, मतलब ये मेरे दोस्त कि अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो नॉर्मली क्या करते हो सर, गोल्ड खरीद लेंगे, एफडी खरीद लेंगे, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। डू यू अग्री, आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, और वो भी आपके रिस्क और रिटर्न के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड है ना, तो आपके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको डाइवर्सिफिकेशन रिस्क रिटर्न। सेकंड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अभी समझो कोई पर्टिकुलर बैंक है, आरबीआई ने मैंडेट किया कि आप अगर एक बैंक हो ना तो आपको अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, जिसमें से एक सेक्टर है ऑटो। तो बैंक क्या करेगा, या फिर एक सेक्टर है रियल एस्टेट, तो उस बैंक को, है ना, मैं ओरिजिनेटर वाले बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, एक दूसरा बैंक जनरल जिसको इन्वेस्ट करना है, वो ओरिजिनेटर की सिक्योरिटीज खरीद के वहां इन्वेस्ट कर पाएगा। इन्वेस्ट कर पाएगा मतलब उसने एक सेंस में उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मीट कर ली। गेटिंग? अभी समझो ऐसे ही बिजनेस लोन था, है ना, तो अभी एक बैंक को आरबीआई ने बोला कि यार आपको किसी भी हाल में ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो वो बैंक ईवी सेक्टर वाले जो बोरोअर्स थे, उन बोरोअर्स वो वाले फाइनेंशियल एसेट्स पर बेस्ड जो सिक्योरिटाइज पेपर्स थे, है ना, उसमें इन्वेस्ट कर देगी बैंक, राइट? सिमिलरली सर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, इन्वेस्टर के फ्रेंड से फायदा देखना, वो बोल रहे हैं कि सर अगर हम इन्वेस्टर है और रिकोर्स बेसिस पे हमारी चीज, रिकोर्स मतलब अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, ओरिजिनेटर। तो डू यू एग्री, हमें तो डिफॉल्ट का कोई लोड ही नहीं है, हमें तो ओरिजिनेटर पैसा दे देगा। बोल रहे अगर रिकोर्स अरेंजमेंट है तो इन्वेस्टर को प्रॉब्लम नहीं, उसको बेनिफिट है, थर्ड पार्टी ने डिफॉल्ट कर भी दिया तो ओरिजिनेटर को वो रिस्क बेयर करना है। मतलब प्लीज समझना, पहला बोला नॉन रिकॉर्ड से तो इसको फायदा, और दूसरा बोला रिकॉर्ड से तो इसको फायदा, एक पॉइंट तो कॉमन है, दोनों जगह मिल गया, याद हो गया, करेक्ट? अदरवाइज भी बेनिफिट्स बहुत इजी, डाइवर्सिफिकेशन, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इधर भी बहुत इजी, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, और उसी से ही तो रेशियो इंप्रूव हो रहा है, सिमिलर चीज है। वेरी लास्ट टॉपिक, सिक्योरिटाइजेशन से इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम है कि यार सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो यहाँ पे आप सिक्योरिटी इशू कर रहे, एक लीगल प्रोसेस है जिसमें हमें स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ती है जिसकी कॉस्ट है। दूसरा प्रॉब्लम है सर टैक्सेशन का, नया प्रोडक्ट इंडिया में इतना इवॉल्व नहीं हुआ है, तो पता भी नहीं चल रहा है कि सर इस पूरे में टैक्सेशन के क्या रूल्स है, मतलब टैक्स सर इन लोगों को देना है या फिर इन तक टैक्स फ्री आएगा, टैक्स ऊपर ही दे देना है, राइट? टैक्स को रिलेटेड कोई क्लैरिटी नहीं है, मल्टीपल ओपिनियंस है, राइट? इस वजह से ये भी प्रॉब्लम है। थर्ड सर अकाउंटिंग, मतलब क्या हो रहा है यार, इससे रिलेटेड पूरी अकाउंटिंग स्पेशली ओरिजिनेटर की बुक में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ओरिजिनेटर ने क्या करा, लोन तो पास ऑन कर दिए, मतलब उसके बुक्स में एसेट बचे नहीं, तो लोगों को लग रहा है ऐसे कोई एसेट है नहीं। बट इमेजिन करो अगर ये रिस्क रिकोर्स टाइप का स्ट्रक्चर हुआ जिसमें बेड डेट का रिस्क ओरिजिनेटर का है। अभी आप इमेजिन करना 30 साल का लोन है, ये तो सारे एसेट्स बेच दिया, 30 साल, अगले 30 सालों में अगर किसी ने भी पैसा नहीं दिया तो रिस्क किसका है, ओरिजिनेटर का है। ये बात जो बंदा बैंक की बैलेंस शीट पढ़ रहा है उसको कभी पता ही नहीं चलेगी, राइट? क्योंकि ये तो ऑफ बैलेंस शीट एसेट है नहीं। तो ये अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम आती है कि यार हमारी कितनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है, ये अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से इस यहाँ पे एक वर्ड गलत है, होना चाहिए प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन रिकोर्स बेसिस, क्योंकि जब रिकोर्स पे किया तो ही तो उसका प्रॉब्लम है ओरिजिनेटर, अदरवाइज तो इन्वेस्टर का लोड है, राइट? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वर्ड होना चाहिए रिकोर्स बेसिस, लेकिन इंस्टीट्यूट ने विदाउट रिकोर्स लिखा है। स्टैंडर्डाइजेशन का प्रॉब्लम है सर, अभी चीजें इतनी ज्यादा है नहीं ना, तो एग्जैक्टली इसका लीगल प्रोसेस, इसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, इससे रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी इशू करना,
सिक्योरिटी का स्ट्रक्चरिंग करना, कोई चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं है, इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, राइट। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इवन ऑन द फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और सर इनएडिक्वेट डेट मार्केट। एक बात बताऊं, आपने सुना होगा टीसीएस का शेयर ट्रेड हो रहा है, रिलायंस का ट्रेड हो रहा है, इक्विटी मार्केट बहुत डेवलप्ड, ट्रांसपेरेंट है, इवॉल्व है। डेट मार्केट कभी इवॉल्व नहीं सुना होगा आपको, ये भी नहीं पता होगा कौन कौन सी कंपनीज के बॉन्ड लिस्टेड है। क्या प्रॉब्लम है? डेट मार्केट इनएडिक्वेट है, इतना इवॉल्व नहीं है, वेल डेवलप नहीं है, लोगों का वहां पे इतना पैसा नहीं आता, ये प्रॉब्लम है, राइट। इसके साथ दोस्तों आपका सिक्योरिटाइजेशन का पूरा रीडिंग कंप्लीट होता है। बने रहिए, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन लेकर बहुत क्विक आएंगे। मेरा इंटेंट नहीं था 40 मिनट्स लेने का, लेकिन ले दिए क्योंकि बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं जरूरी लगी आपको बताना। सर डिस्क्रिप्शन में बने रहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आएगा कि नेक्स्ट क्लास कब आएगी। नेक्स्ट क्लास यूट्यूब पे आएगी या फिर नेक्स्ट क्लास अनअकैडमी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर आएगी, बने रहिए। अपकमिंग बैचेस के लिए भी बने रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।